हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग हैं, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर की बात हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं। और अभी तक 3 पार्ट में इस चैप्टर में हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी समझा कि जो कोर्सेज ऑफ रिवर है कि अपर कोर्स और मिडिल कोर्स होता है तब किस तरीके के लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, जब लोअर कोर्स होता है तब किस तरीके के लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं। स्पेसिफिकली हमने लास्ट पार्ट में जो है वो बात की थी हमारे लोअर कोर्स के लैंडफॉर्म्स को लेकर, यानी कि जहां पर हमने देखा था कि फ्लड प्लेन बनता है, हमारे ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, जहां पर डेल्टा बनता है उसमें आपको टाइप्स ऑफ डेल्टाज जो थे वो बताए थे, ठीक है। तो आज इसी में जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है दैट इज रिवर रिजुविनेशन एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर, थोड़ा सा उसको हम लोग जल्दी से देखेंगे और ये चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, जिनको ये वर्दी लग रही है, वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक, या मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो ये कंटेंट है, जो ये कोर्स है, ये प्लेटफॉर्म है, ये पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियोस हमारी तरफ से पोस्ट होता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है रिवर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब क्या है? रिजुविनेशन का मतलब है एक तरीके से कि रिवर वापस से क्या हो रही है, यंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगी ये चीज। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा गया है कि द अर्थ्स क्रस्ट इज फार फ्रॉम स्टेबल एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इन द कोर्स ऑफ रिवर्स डेवलपमेंट पार्ट्स मे बी अपलिफ्टेड और डिप्रेस्ड, गिविंग राइज टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एसोसिएटेड विद रिजुविनेशन दैट इज बीइंग यंग अगेन। यानी कि दोबारा से क्या होना, यंग होना, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जवान होना, ठीक है। अब देखिए लिखा क्या गया है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो स्टेबल नहीं है, इट इज फार फ्रॉम स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि रिवर के कोर्स के डेवलपमेंट के दौरान कुछ पार्ट्स ऐसा है जो ऊपर उठ जाए यानी कि अपलिफ्ट हो जाए, कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो डिप्रेस हो जाए यानी कि नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो उससे कुछ अलग तरीके के हमारे सर्टेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बन सकते हैं, दे आर विच आर एसोसिएटेड विद योर रिजुविनेशन, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके का मूवमेंट होता है, पहला है एक नेगेटिव मूवमेंट, दूसरा है पॉजिटिव मूवमेंट। एक एक करके हम इन मूवमेंट्स को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात की जा रही है नेगेटिव मूवमेंट की। नेगेटिव मूवमेंट का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज एन अपलिफ्ट ऑफ लैंड और अ फॉल इन सी लेवल। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। लिखा अलग अलग तरीके से क्या है, मतलब एक ही है। या तो जो लैंड का पोर्शन है वो ऊपर उठ गया है, या फिर जो समुद्र का लेवल है वो नीचे हो गया है, ठीक है। एक ही चीज है, समझ सकते हैं आप। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। मतलब आपको ये समझना है कि सी लेवल और लैंड के बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। या तो वो लैंड ऊपर उठ गई है तब भी बढ़ सकता है, या फिर जो सी लेवल है वो नीचे हो गया है तब भी बढ़ सकता है, ठीक। दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है, ये हमें समझना है, ठीक। अब डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा? डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा? दिस विल स्टीपन द स्लोप। अब स्लोप ज्यादा स्टीप हो जाएगा और डाउन कटिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आप कह सकते हैं रिन्यूड हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि जहां पर हमारा स्टीप स्लोप जो है वो स्टीप होता है, कहां पर? अपर कोर्स में। वहां पर क्या होती है, डाउन कटिंग ज्यादा होती है। और जैसे जैसे रिवर अपने मिडिल कोर्स की तरफ को आती है वहां पर उसकी डाउन कटिंग कम हो जाती है और लेटरल कटिंग, या आप कह सकते हैं कि लेटरल कोरेजन या लेटरल इरोजन जो है वो बढ़ जाता है। अब यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर हमारा सी लेवल नीचे हो रहा है या लैंड ऊपर हो रही है तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं डिफरेंस बढ़ेगा। डिफरेंस बढ़ रहा है यानी कि स्लोप का स्टीपनेस बढ़ रही है, स्लोप का ग्रेडियंट बढ़ रहा है, तो डाउन कटिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पहली चीज ये समझनी है, ठीक। दूसरा क्या दिया गया है, अ फॉल इन द सी लेवल लीव्स द फ्लड प्लेन एट एन इंक्रीज एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। क्योंकि फ्लड प्लेन क्या था? फ्लड प्लेन वो रीजन था जहां पर नदी आके अपना सारा का सारा जो एल्यूवियम वगैरह था, जो सेडिमेंट वगैरह था, उसको डिपॉजिट कर रही थी, ठीक। अब वो क्या था, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सी लेवल पर था। जैसे हमने बताया था लास्ट में, जो डेल्टा बनता है वहां पर, जहां पर फ्लड प्लेन होता है उसके आगे डेल्टा बनता है वहां पर, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब सी लेवल नीचे गिर गया है या फिर लैंड का पोर्शन ऊपर उठ गया है तो फ्लड प्लेन एक ऊपर हाइट पे आ गया है, इंक्रीज एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। द रिवर विद इट्स रिन्यूड विगर कट्स इनटू द फॉर्मर फ्लड प्लेन, लीविंग बिहाइंड टेरेसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। अब क्या होगा कि वो जो फॉर्मर वाला फ्लड प्लेन है, यानी कि जो पहला वाला लेवल ऑफ फ्लड प्लेन था, रिवर उसको भी काटेगी। क्यों काट रही है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि रिवर का क्या बन चुका है, जो स्लोप है वो स्टीप हो चुका है और डाउन कटिंग बढ़ चुकी है, ठीक है। डाउन कटिंग रिन्यू हो चुकी है, तो इसलिए अब वो उसको काटेगा और क्या बनाएगा, वहां पर
टेरेसेस या फिर इसको बोला जाता है रिवर टेरेसेस। ठीक है, यहां पर इसको देख सकते हैं आप डायग्राम में। ये सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ओल्ड फ्लड प्लेन है, ये जो ऊपर का पोर्शन है दिस इज योर ओल्ड फ्लड प्लेन। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बाद के एरिया में, मतलब बाद के टाइम में क्या हुआ कि ये नीचे हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे हो गया, तो यहां पर से रिवर नीचे गिरेगी, यहां पर एक तरीके से कटिंग होगी और ये वाला जो पोर्शन ऊपर की तरफ को बन जाएगा दिस विल एक्ट एज अ रिवर टेरेस। ठीक है, इसको टेरेस या रिवर टेरेस बोला जाता है। ठीक, टेरेस या फिर रिवर टेरेस। टेरेस का मतलब कुछ नहीं है, छत, एक तरीके से जो ऊपर का एरिया दैट विल बिकम द टेरेस। ठीक, समझ गए इस चीज को आप। इसके बाद क्या लिखा गया है कि देयर इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑन द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ द रिवर ऑफन मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ रैपिड्स। अब रैपिड्स क्या थे हमें पता है, जहां पर हमने देखा था कि बीच में अगर कहीं पर कोई रेजिस्टेंट रॉक आ जा रहा है तो दैट बिकम्स अ रैपिड, यानी कि वहां पर नदी क्या कर रही थी, छलांग लगा रही थी। ठीक है, छलांग लगा रही थी, रैपिड बन रहा था। दिस पॉइंट वेयर द ओल्ड एंड रिजुविनेटेड प्रोफाइल मीट इज कॉल्ड द निक पॉइंट और रिजुविनेटेड हेड। ठीक है, अब देखिए यहां तक आप इसको देखिए, यहां से ये रिवर आ रही है अपनी ओरिजिनल कोर्स पे, यहां पर ये फ्लड प्लेन नीचे हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं नया फ्लड प्लेन नीचे हो गया या सी लेवल नीचे हो गया, तो यहां पर नदी को रैपिड होगा, यहां पर एक तरीके से क्या होगा, झटका मिलेगा नदी को। ठीक है, यहां पर स्टीप स्लोप होने की वजह से, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है निक पॉइंट, निक पॉइंट या रिजुविनेटेड हेड। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा गया है, इफ रिजुविनेशन अकर्स इन दी अपर कोर्स, अगर रिजुविनेशन अपर कोर्स में हो रहा है यानी कि ऊपर के एरिया में हो रहा है, तो क्या होगा, द रिवर वैलीज आर डीपेंड एंड द स्टीप साइडेड गॉर्जेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, स्टीप साइडेड गॉर्जेस बनेंगे, क्योंकि आपको यह बात समझनी है रिजुविनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो हमारा डाउन कटिंग है वो बढ़ रही है। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है, और ऊपर के कोर्स में हमें पहले ही पता है कि डाउन कटिंग होती है, अब रिजुविनेशन होने की वजह से डाउन कटिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो वैलीज हैं वो ज्यादा डीप हो जाएंगी, डीप तो पहले भी थी, वी शेप्ड वैलीज पहले भी बन रही थी, लेकिन अब वो ज्यादा डीप हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी। ठीक है, और स्टीप साइडेड गॉर्जेस भी बनेंगे। In the middle and lower course, vertical corrosion replaces lateral corrosion and the existing meanders are vertically eroded by the rejuvenated stream. अब देखिए यहां पर इसको समझना है, यहां पर आपको पढ़ के कंफ्यूजन हो सकता है, इसको समझना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि हमें पता है कि जो मिडिल और लोअर कोर्स है, स्पेसिफिकली अगर हम मिडिल कोर्स की बात करें तो हमने पता था कि मिडिल कोर्स में क्या होता है कि वर्टिकल कोरेजन बहुत कम है, या वर्टिकल इरोजन जो है वो बहुत ही कम था। वहां पर क्या रिप्लेस हो जाता है, लेटरल। हमने पढ़ा था जहां पर लेटरल इरोजन होता है इन द मिडिल कोर्स, जहां पर मिंडर्स बनते हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन मिलता है हमारे इंटरलॉकिंग स्पर्स वगैरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो ये मैं बता रहा हूं रिजुविनेशन का एक ही इफेक्ट है मेजर जो आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, वो ये है कि हमारी डाउन कटिंग बढ़ रही है। अब हमारा जो मिडिल पोर्शन था जहां पर पहले बीच में नॉर्मल कंडीशन में डाउन कटिंग कम हो गई थी, डाउन कटिंग वॉज रिप्लेस्ड बाय साइड कटिंग, या आप कह सकते हैं लेटरल कोरिजन। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, वापस से डाउन कटिंग बढ़ जाएगी। ठीक, डाउन कटिंग बढ़ेगी तो जो हमारे एग्जिस्टिंग मिंडर्स हैं दे विल बी वर्टिकली इरोडेड। ठीक है, उनमें क्या होगा, दे विल बी वर्टिकली इरोडेड। ठीक है, एंड अ डिस्टिंक्ट न्यू इनर ट्रेंच इज कट इन द ओल्ड वैली एंड द रिवर डेवलप्स अ डीप वैली विद एंट्रेंच्ड और इंसिस्ड मिंडर्स। ठीक है, ये एंट्रेंच्ड और इंसिस्ड मिंडर जो है थोड़ा सा मैं कहूंगा कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इंसिस्ड मिंडर जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एंट्रेंच्ड और दूसरा होता है इनग्रोन। ठीक है, दैट इज नोन एज इनग्रोन, दो होते हैं, मतलब एक इंट्रेंच्ड होता है, एक इनग्रोन होता है। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको इसको यहां पर देखिए, हमें स्पेस मिल गया है, मैं एक काम करता हूं कि आपको इन चीजें यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, इंसिस्ड मींडर्स जो है वो आप समझ गए क्या हो रहा है, जो मींडर्स हैं अगर उनकी वर्टिकल डाउन कटिंग ज्यादा हो रही है तो दैट इज योर इंसिस्ड मींडर्स। ठीक है, अब इंसिस्ड मींडर्स के ही दो कैटेगरी होती है, एक होता है एंट्रेंच्ड। ठीक है, इसको मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, एक होता है एंट्रेंच्ड और दूसरा होता है इनग्रोन। ठीक है, इनग्रोन। अब इनके बारे में मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, क्या होता है, एंट्रेंच्ड मींडर इज सिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल होता है, दिस इज सिमेट्रिकल। इसमें क्या है कि जो हमारी डाउन कटिंग है, डाउन कटिंग जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, रिवर डाउन कट्स टू क्विकली। ठीक है, डाउन कटिंग ज्यादा तेजी से होती है, तो इसलिए क्या है कि साइड कटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, इसलिए जो इसके साइड कटिंग होंगी वो कम होंगी। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है कि द लेटरल इरोजन या लेटरल कोरिजन, जो भी आप लिखना चाहें, लेटरल इरोजन या लेटरल कोरिजन इज लो, काफी कम होता है। ठीक, अगर हम इनग्रोन की बात करें तो इनग्रोन इज एसिमेट्रिकल, दैट इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, जस्ट मतलब सारे के सारे फीचर्स इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यहां पर जो है द रिवर डाउन कट्स एट लेस रैपिड पेस। ठीक है, इतना तेजी से जो है वो डाउन कटिंग नहीं होगा। ठीक है, एट लेस रैपिड पेस,
और जो लेटरल इरोजन है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। लेटरल इरोजन इज मोर, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रेंच्ड मींडर बन रहा है उसमें हमारा लेटरल इरोजन आप कह सकते हैं कम है या बहुत ही कम है, मैं कहूंगा कि ना के बराबर है, ठीक है। और डाउन कटिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इसमें जो डीप होगा, जो वैली की डीपनेस है वो ज्यादा किस में होगी, इंट्रेंच्ड मींडर के केस में, ठीक है। इनग्रोन के केस में थोड़ा सा कम होगी क्योंकि यहां पर डाउन कटिंग जो है वो थोड़ा सा कम रैपिड पेस में हो रही है और लेटरल इरोजन भी यहां पर ज्यादा है, इसकी वजह से ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं और ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए, इसको आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इंट्रेंच्ड और इंसिस्ट मींडर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इंसिस्ट के ही ये दो पार्ट होते हैं, दैट इज इंट्रेंच्ड एंड इनग्रोन, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया है, द बेस्ट डेवलप्ड इंसिस्ट मींडर्स आर दोज ऑफ द रिवर कोलोराडो यूएसए वेयर अपलिफ्ट ऑफ 7000 फीट इन द टर्शरी पीरियड रिन्यूड डाउन कटिंग टू अ फैंटास्टिक डेप्थ। अब 7000 फीट की अगर अपलिफ्ट हुई है तो आप समझ सकते हैं कि डाउन कटिंग कितनी ज्यादा हुई होगी, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द ग्रैंड कैनियन द डेप्थ इज ऑलमोस्ट अ माइल, कहीं कहीं पर तो डेप्थ जो है ग्रैंड कैनियन जैसी जगह पे 1 माइल तक हो चुकी है, ठीक है। इट इज 10 miles wide at the top and 300 miles long. Other examples are the river Moselle in Germany, river Wear in Durham, England, and Wye Valley in the Monmouthshire, ठीक है। तो ये तो था नेगेटिव, हमारा जो था नेगेटिव मूवमेंट। नेगेटिव मूवमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि या तो लैंड का पार्ट ऊपर बढ़ रहा है या सी का लेवल नीचे हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ हम दूसरा देखेंगे, दैट इज योर पॉजिटिव मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट में क्या है कि या तो लैंड का डिप्रेशन हो रहा है, देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ लैंड, या फिर राइज इन द सी लेवल। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है या जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस, वो लोअर हो जाएगा, ठीक। दिस विल सबमर्ज द लैंड्स अलोंग द कोस्ट, ड्राउन द वैलीज एंड वीकन द इरोसिव पावर ऑफ द रिवर। इसका जो इफेक्ट है वो जस्ट उल्टा होगा। पॉजिटिव मूवमेंट में जो इफेक्ट है वो जस्ट उल्टे होंगे एज ऑफ नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि अब जो इरोसिव पावर है रिवर की वो कम हो जाएगी, ठीक है। इरोसिव पावर कम हो जाएगी, जो लैंड अलोंग दी कोस्ट है वो सबमर्ज हो जाएगी, यानी कि वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है। जो वैलीज वगैरह है वो डूबने लगेगी, ठीक। अब ये चीज होंगी यहां पर। द फ्लो इज चेक्ड एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट विल बी ड्रॉप्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि सेडिमेंटेशन जो हमारा लोअर कोर्स में हो रहा था वो अब थोड़ा सा मिडिल कोर्स में ही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर मे बी पार्टली इन द सी and the features of deposition are shifted upward in the middle course to the middle course, ठीक है। यानी कि मैं बताया जो डिपोजिशन हमारा नीचे हो रहा था वो ऊपर की तरफ को होने लग जाएगा। The upper course is little affected when there is rise in the sea level. अपर कोर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। In many areas where the sea has risen, this was probably caused by the release of water locked up in the ice masses during the क्वार्टरनरी आइस एजेस, ठीक है। क्वार्टरनरी आइस एजेस में जो पानी इकट्ठा हो गया था आइस मासेस में, वो उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र में आया तो उससे समुद्र का लेवल बढ़ गया, उससे इस तरीके का जो ये हुआ है क्या, पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट मैंने आपको दो बताए, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है मैं बताता हूं, आपको सारे के सारे इफेक्ट्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए, नेगेटिव मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं डिफरेंस, ठीक है। आपको डिफरेंस समझना है किसके बीच का डिफरेंस है, ये सी लेवल और लैंड के बीच का डिफरेंस है, वो भी मैं यहां पर लिख दूंगा। यहां पर क्या हो रहा है कि डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, डिफरेंस इंक्रीजेस, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है, डिफरेंस डिक्रीजेस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब ये डिफरेंस किसके बीच का है मैं ये भी आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं, अदरवाइज आप लोगों को डाउट हो सकता है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी लेवल, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस अगर बढ़ रहा है वो नेगेटिव के केस में होगा, पॉजिटिव के केस में क्या होगा कि डिफरेंस घट रहा है। अब आप वो समझ सकते हैं कि अगर लैंड ऊपर उठ रही है या सी लेवल नीचे बैठ रहा है तो डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर लैंड नीचे बैठ रही है यानी कि लैंड सबसाइड कर रही है, सबमर्ज कर रही है, ठीक है, या डिप्रेस कर रही है, और सी लेवल बढ़ रहा है तो डिफरेंस कम होगा, यानी कि वो पॉजिटिव है। इतना आप समझ गए यहां से। इसके बाद मैं आपको ये चीज याद रखने का तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं कि कहां पर जो इफेक्ट है वो क्या होगा, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है जब नेगेटिव चीजें हो रही हैं, ठीक है, जब नेगेटिव चीजें हो रही है यानी कि जब हमारा जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा रिवर का कोर्स है, ठीक है, ऐसे करके मैं रिवर का कोर्स दिखा देता हूं जनरली, ठीक है। रिवर के कोर्स में जो चीजें हैं, जो फिनोमेना है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसके केस में क्या है कि जो रिवर का कोर्स है इसमें फिनोमेनाज अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, बस ये समझ गए आप। इसमें क्या है कि ये अगर अपर कोर्स है, ये अगर मिडिल कोर्स है, ये अगर लोअर कोर्स है, ठीक। इसी तरीके से ये अपर कोर्स, ये मिडिल कोर्स, ये लोअर कोर्स। अब इसमें क्या था
कि नॉर्मल कंडीशन में जो फिनोमेना मिडिल कोर्स में हो रहे थे वो यहां पर लोअर कोर्स में होंगे, जो यहां पर अपर कोर्स में हो रहे थे वो यहां पर मिडिल कोर्स में होंगे। ठीक, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि अपर कोर्स में क्या होता है, अपर कोर्स में हमारी डाउन कटिंग वगैरह ज्यादा होती है, ठीक है, हमारा वर्टिकल कोलिजन ज्यादा होता है। अब अगर हमारा नेगेटिव डिफरेंस हो जाएगा तो वही चीज जो है मिडिल कोर्स में होने लगेगी। ये बात आपको समझनी है। मिडिल कोर्स में जो हमारा डिपोजिशन थोड़ा बहुत था, जो मीटरिंग फॉर्मेशन वगैरह ज्यादा हो रही थी, वो अब लोअर कोर्स में होने लग जाएगी। सिमिलरली अगर हमारा पॉजिटिव डिफरेंस है या फिर डिफरेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, तो जो हमारे फिनोमेनाज लोअर कोर्स में होते थे वो फिनोमेना हमारे मिडिल कोर्स में होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि लोअर कोर्स में मैंने बताया था डिपोजिशन ज्यादा होता है, अब वही फिनोमेना शिफ्ट हो जाएगा मिडिल कोर्स में। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना पॉइंट अगर याद इसका रख लेंगे तो फिर बाकी कौन सी जगह पे क्या बन रहा है, कहां पर क्या चेंज आ रहा है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस में से हमारे जो अपर कोर्स में क्या हो रहा है, मिडिल कोर्स में क्या हो रहा है, लोअर कोर्स में कौन कौन से फिनोमेनास, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, वो आपको याद रखना है। और बाकी आपको ये चीज याद रखनी है कि शिफ्टिंग किस तरीके से हो रही है। नीचे की तरफ को शिफ्ट हो रहा है वो नेगेटिव मूवमेंट के केस में है, यानी कि जब डिफरेंस बढ़ रहा है, और पॉजिटिव मूवमेंट यानी कि डिफरेंस जब घट रहा है उस केस में मूवमेंट अपवर्ड है। बस इतना आप याद रख लो, काम हो गया। इससे ज्यादा याद रखने की और इससे ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं, मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलो समझ जाए आप मेरी बात। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से। द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर। इन मैनी कंट्रीज रिवर्स फॉर्म द चीफ हाईवे ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि रिवर्स के थ्रू क्या होता है, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि सामान वगैरह भेजा जा सकता है, या इट इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। द यांगजे कियांग इज नेविगेबल अप टू द 1000 माइल्स फ्रॉम इट्स माउथ। The Amazon, the world's greatest river, is navigable 2,300 miles upstream to the foot of the Andes, though it is less extensively used. मैं फिर से कहूंगा, जिस तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, दिस इज अ फॉरेन ऑथर बुक, तो ये हमारी भी मजबूरी है इसको पढ़ना इस तरीके से एग्जाम्पल्स को। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जिन लोगों के करिकुलम में ये बुक नहीं है, ठीक है, जिन लोगों के स्कूल में ये बुक अगर कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उन लोगों को तो ये एग्जाम्पल जो है वो याद रखने पड़ेंगे। और याद रखने कैसे हैं, लोगों ने बहुत बार मुझसे ये भी पूछा है कि किस तरीके से इसको याद रखें। तो सीधी सी बात है, आप एग्जाम्पल्स को 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज जब करेंगे तो आपको ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि ये एग्जाम्पल्स एज सच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहां से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखिए। जैसे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं चीफ हाईवे ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स के लिए रिवर्स यूज की जा रही है, मतलब यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट टू द इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में आप जा सकते हैं। जो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की या जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, वहां पर जो हमने ज्योग्राफी का कोर्स है उसमें जो हमने ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, वहां पर हम लोगों ने इनलैंड वाटरवेज को लेकर बात की है, तो आप उसको वहां से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां के एग्जाम्पल्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज सच यूपीएससी के एग्जाम की मैं बात करूं या और भी किसी एसएससी रेलवेज वगैरह के एग्जाम की मैं बात करूं, तो वहां पर आपसे ये यांगजे कियांग का एग्जाम्पल और आपसे ये अमेजन का एग्जाम्पल एज सच नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वहां के लिए एग्जाम्पल आप लोग जो है अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में याद रखें तो ज्यादा बेटर है। इवन द नाइल विद इट्स कैटरैक्ट इज नेविगेबल फॉर इट्स 960 माइल्स अप टू द फर्स्ट कैटरैक्ट एट असवान। ठीक है, अभी जो चीज यहाँ पर दी गई है वो हमें धीमे धीमे एग्जाम्पल यही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसके एग्जाम्पल जो है अपने अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदर मेजर रिवर्स सच एज द मिसिसिपी सेंट लॉरेंस आपकी नॉर्थ अमेरिका में है, राइन डेन्यूब आपकी यूरोप में है, कॉन्गो अफ्रीका में है, मरे डार्लिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, मेकोंग और इरावदी आपकी जो है वो एशिया में है। दे ऑल सर्व एज द इंपॉर्टेंट वाटरवेज फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ठीक है, सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लॉग्स टू द सॉ मिल्स। लॉग्स क्या होते हैं, जो लकड़ी के बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, लॉग्स होते हैं। लकड़ी के लॉग्स को क्या बोला जाता है, लॉग्स ही बोलते हैं उनको, है ना। उनको सॉ मिल्स मतलब जो आरा मशीन होती है वहां तक उनको भेजा जाता है। अदर्स आर यूज टू एक्सपोर्ट बल्की गुड्स एंड इंपोर्ट फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि सामान को भेजने के लिए और इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बट ऑल रिवर्स अंडरटेक 3 क्लोजली इंटररिलेटेड एक्टिविटीज जो है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तीनों इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो हर रिवर में होती है। देयर वर्क हैज देयरफॉर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखते हैं रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स इंटरप्ट द नेविगेबिलिटी ऑफ अ रिवर। हमें पता है कि वाटरफॉल अगर कहीं पर होगा या कहीं पर अगर रैपिड होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि वो रिवर नेविगेबल नहीं रहेगी। बाय डिपॉजिटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्स इन द लोअर कोर्स द रिवर सिल्ट्स अप पोर्ट्स प्रिवेंटिंग लार्ज स्टीमर्स फ्रॉम एंकरिंग क्लोज टू द शोर्स। ये बात भी हमने की है कि जो अगर कोई ऐसा शोर है जिसमें नीचे डिपोजिशन ज्यादा है, ठीक है, रिवर के फ्लोर में डिपोजिशन ज्यादा है, तो वहां पर हम जो शोर होगा यानी कि जो
तट होगा वहां के ज्यादा पास आप बड़े स्टीमर्स नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उनका नीचे का हिस्सा जो है फिर वो मिट्टी में, वो उसमें पत्थरों में और मिट्टी में टकराता है, फिर उसको टूटने का डर रहता है। ठीक है, यही एग्जांपल हमारे पास इंडिया के रिस्पेक्ट में आप इसको समझ सकते हैं। हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है, और हम लोगों ने ये बात पहले भी करी है कि वेस्टर्न कोस्ट में हमारे जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो ज्यादा है, और ईस्टर्न कोस्ट में हमारे नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र साइड वाला कोस्ट है, वो सबमर्ज्ड कोस्ट है। सबमर्ज्ड कोस्ट का मतलब क्या है कि उसमें अगर आप जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो थोड़ा सा नीचे है, यानी कि वहां पर क्या है कि जो जहाज हैं, जो शिप्स वगैरह हैं, वो ज्यादा पास आ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरी साइड का है, यानी कि जो कोलकाता चेन्नई वाला जो पोर्ट है और जो उड़ीसा वाला पोर्ट है, यानी कि ईस्टर्न साइड का पोर्ट, वो इमरजेंट कोस्ट है। इमरजेंट कोस्ट का मतलब क्या है कि उसके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ज्यादा डीप नहीं है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा डीप नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें नीचे पत्थर वगैरह है। ठीक है, पत्थर वगैरह है, मतलब ज्यादा जो शिप वगैरह है वो ज्यादा तट तक नहीं आ सकते, वो ज्यादा कोस्ट लाइन तक नहीं आ सकते, नीचे उनके पत्थर लगेंगे तो उनके टूटने का डर है। ठीक है, यही चीज यहां पर समझाई गई है, सीधी सी बात जो दी गई है। ठीक है ना, अब इसको आपको मैं वही बता रहा हूं कि आपको यहां से चीजों को पढ़ना है, समझना है, और कंसेप्ट आपको अपनी पूरी की पूरी ज्योग्राफी एज अ होल ज्योग्राफी लेके पढ़ेंगे इसको आप। मैं यही समझाने की कोशिश आप लोगों को और दिनों भी कर रहा हूं। हालांकि हमने ज्योग्राफी जो है वो बुक्स वाइज पढ़ी है, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ी है, लेकिन अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। एनसीईआरटी की चारों बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जीसी लियोंग भी हम लोग ऑलमोस्ट आधे में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग अगर जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जब तक हम लोग ज्योग्राफी का कोई फुल फ्लेश्ड कोर्स नहीं लेके आते, ठीक है, जिसकी वजह से चांसेस इस साल तो कम है, आई डोंट थिंक कि हम अभी इसको इतनी जल्दी ला पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतने कंसेप्ट समझा दिए गए हैं, मैंने आपको इतना ज्योग्राफी पढ़ा दी है कि अब आप एक दूसरे से चीजों को रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने नोट्स वगैरह कहीं पर बना रहे हैं तो यू कैन हैव द कंसोलिडेटेड नोट्स किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है, अब आप लोगों को जो टॉपिक की कनेक्टिविटी है, जो कंसेप्ट की कनेक्टिविटी है, वो बनानी अब तक आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देन आई कैन टेक अ सेशन ऑन सेशन 1 और 2 सेशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि आप किस तरीके से जो हमारी 4 बुक्स हैं एनसीईआरटी की प्लस जो जीसी लियोंग है उसको किस तरीके से आप कनेक्ट करें। वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं। अगर आप लोगों को इस तरीके की जरूरत महसूस होती है तो आप मुझे नीचे या तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर ज्वाइन करके आप ये चीज बताइएगा कि अगर आपको एक कनेक्टिविटी करने में इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप चैप्टर 1-2 चैप्टर के एग्जांपल्स लेके कि आप इसको कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप चैप्टर्स को, आप टॉपिक्स को बिट्स एंड पीसेस में नहीं पढ़ सकते। वो तो हम लोगों ने बुक्स वाइज चीजें कवर करी हैं, तो हम लोगों को ऐसे पढ़ना मजबूरी थी। हमने अगर कोई हम फुल कोर्स जो था, अगर हम ज्योग्राफी का फुल कोर्स लेके चलते तब बात अलग थी कि हम पूरे के पूरे टॉपिक को खुद ही लिंक करते हुए चलते। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा है कि बेटर ये रहेगा कि आप लोग फुल कोर्स का वेट ना करें, और बेटर ये है कि आप लोग अगर चीजें पढ़ रहे हैं, आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली हैं, आप साथ साथ जीसी लियोंग भी पढ़ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स की आप कनेक्टिविटी बनाएं और एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में कंसेप्ट्स और टॉपिक्स को नोट डाउन करके रखें। ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में करके काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया। अगर फिर मैं कह रहा हूं किसी को अगर कोई डाउट होता है कि किस तरीके से ये कनेक्टिविटी करनी है, तो आप नीचे या तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर आप जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, वहां पर पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 या 2 चैप्टर के, 1 या 2 टॉपिक के एग्जांपल्स लेके एज सच किसी दिन लाइव सेशन के थ्रू या किसी दिन किसी चीज इस तरीके की कोई वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा कि कनेक्टिविटी आप लोगों को कैसे करनी है बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेल्टाज आर दस लेस सेटिस्फैक्टरी साइट्स देन एश्योरीज फॉर द साइटिंग ऑफ लार्ज पोर्ट्स। ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा जो है वो लार्ज पोर्ट्स के लिए ज्यादा सेटिस्फैक्टरी साइट्स नहीं है, एश्योरीज ज्यादा है, क्योंकि एश्योरीज में हमें पता है क्या होता है कि सबमर्ज, जो लैंड का एरिया है वो सबमर्ज होता है। ठीक है, दो दिस कैन बी ओवरकम बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल हार्बर्स और बाय ड्रेजिंग, दिस इज एक्सपेंसिव एंड इन सम इंस्टेंसेस इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है, या तो हम लोग आर्टिफिशियल हार्बर बना सकते हैं या फिर ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो सरफेस के ऊपर, जो रिवर बेड के ऊपर जो सिल्ट जम जाती है उसको निकालना। ठीक है, उसको निकालने के जो मशीन वगैरह यूज होती है दैट इज नोन एज ड्रेजर्स। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है और कभी कभी ये इम्प्रैक्टिकल भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज एज सच हर जगह करा जाए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सम रिवर चेंजेस देयर कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अदर्स आर मेड डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन बाय देयर सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, एंड अदर्स में सफर फ्रॉम इल ड्रेन्ड मार्शेज एंड स्टैग्नेंट वाटर्स लीडिंग टू इल हेल्थ एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो कुछ नदियों का क्या है कि जो कोर्स है, यानी कि जो रास्ता है वो चेंज होता रहता है।
कभी कभी किसी में ये होता है कि पानी का जो अमाउंट है वो सीजनली वेरी करता है, यानी कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है, तो भी उसमें नेविगेशन नहीं किया जा सकता। कुछ में ऐसा होता है कि मार्शेज होते हैं, मार्शी लैंड जो होते हैं वो होते हैं, दलदल वगैरह होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर होता है, यानी कि पानी रुका हुआ होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस वगैरह उसमें हो सकती है, नेविगेशन के लिए उसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। मैनी रिवर्स फ्लड बस्टिंग लेवीज एंड कॉजिंग अनटोल्ड डैमेज टू क्रॉप्स। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी किस तरीके से जो लेवीज बनाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स तटबंध बनाए जाते हैं, वो अगर ज्यादा पानी आता है तो टूट जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कुछ नदियों की प्रॉब्लम है। द फ्लड्स में एड अ लेयर ऑफ फर्टाइल सिल्ट टू द फ्लड प्लेन बट एक्सेसिव फ्लडिंग एज इन दी ऑरिनोको में डिस्करेज पीपल फ्रॉम कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एट ऑल, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत जो हमारे एल्यूवियम्स वगैरह आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे फर्टाइल सिल्ट वगैरह आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो भी फिर सही नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड द एडवांटेजेस ऑफ रिवर ऑफन आउटवे द डिस्ट्रक्शन दैट दे कॉज, यानी कि इनके एडवांटेजेस एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा है कंपेयर टू देयर डिस्ट्रक्शंस। अपर कोर्स की अगर हम बात करें तो रिवर्स विद स्टीप गॉर्जेस एंड वाटरफॉल्स प्रोवाइड नेचुरल साइट्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग which can be profitably run on cheap and abundant power। यानी कि जो अपर कोर्स होता है वहां पर हमें पता है कि क्या है कि स्लोप ज्यादा है, ठीक है, स्टीप गॉर्जेस वगैरह होते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पर एक डैम वगैरह बना के इस तरीके की चीजों को यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिससे फिर कुछ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज है, जिनको अबंडेंट पावर यानी कि चीप अबंडेंट पावर का यूज करते हुए बनाया जा सकता है, ठीक है। Dams constructed across rivers hold back flood water, which, if allowed to flow downstream unchecked, may cause widespread disastrous flood in the lower course. Example in the Indus and the Ganges plain। यानी कि ऊपर डैम वगैरह बनाया जाता है तो उससे जो है फ्लड को चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए ऊपर कोई इस तरह का डैम वगैरह नहीं बनाया जाएगा तो फिर सारा का सारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा और नीचे का जो लोअर कोर्स है वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से फ्लड आ सकता है, ठीक है। द रीजन्स ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल such as Egypt and the Chao Phraya Basin in Thailand, irrigation canals fed by the mainstream enable many crops to be successfully cultivated, ठीक है। कहीं पर अगर पानी कम है तो फिर इस तरीके के डैम्स वगैरह से पानी लेके जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है, और उससे इरिगेशन वगैरह किया जा सकता है। The upper streams develop river captures and the resultant wind gaps may facilitate construction of upland roads and railways। ये मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज बात की थी कि रिवर कैप्चर किस तरीके से होता है और उसके थ्रू किस तरीके से विंड गैप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, और उन विंड गैप्स में हम लोग जो है रोड्स बना सकते हैं, रेलवेज वगैरह बना सकते हैं। द रिवर वैली प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ लैंड कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके थ्रू लैंड कम्युनिकेशन जो है वो किया जा सकता है। द फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स विद देयर थिक मेंटल्स ऑफ फाइन सिल्ट आर सम ऑफ द रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो फ्लड प्लेन्स वगैरह है वहां पर क्या है कि फाइन सिल्ट या कह सकते हैं फर्टाइल सिल्ट वगैरह होती है, तो वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरियाज हैं ऑफ द वर्ल्ड के। दे मे सपोर्ट वेरी डेंस पॉपुलेशन एंड अ चेन ऑफ लार्ज सिटीज मे बी स्ट्रंग अलॉन्ग देयर बैंक्स। ऑब्वियसली बात है, अगर वो एग्रीकल्चर एरिया है तो वहां पर खेती वगैरह ज्यादा होगी, वहां पर फिर सेटलमेंट्स वगैरह ज्यादा होगा, तो वहां पर सिटीज वगैरह भी ज्यादा होंगी, ठीक है। मैनी डेल्टाज आर इक्वली फर्टाइल, जैसे कि गैंजेस डेल्टा है, अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी जूट ग्रोन फॉर वर्ल्ड कंजम्पशन, ठीक है। जूट ग्रोन का जो रीजन है यानी कि जहां पर जूट की खेती होती है वो हमारा गंगा का जो डेल्टा है वहां पर है, ठीक है। द नाइल डेल्टा प्रोड्यूसेस सुपीरियर क्वालिटी कॉटन एंड सेवरल क्रॉप्स ऑफ राइस अ ईयर। जो नाइल का डेल्टा है वहां पर भी ये चीजें होती हैं। द प्रोडक्टिव हिंटरलैंड्स आर एबल टू सपोर्ट पोर्ट्स सच एज न्यू ऑरलिन्स फॉर द मिसिसिपी बेसिन, रॉटरडैम फॉर द राइनलैंड एंड द कोलकाता फॉर द इंडो गैंजेटिक प्लेन। इस तरीके के जो हिंटरलैंड्स वगैरह हैं वो क्या कर सकते हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट पोर्ट्स। ये सपोर्ट पोर्ट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, मेन पोर्ट्स नहीं है, ये सपोर्ट पोर्ट्स की तरह काम करते हैं, ठीक। इसके बाद फ्रेश वाटर फिशिंग इज इंपॉर्टेंट अलॉन्ग मेनी रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशिंग भी की जाती है। द ऑर्गेनिक मैटर ब्रॉट डाउन बाय द रिवर वाटर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फूड फॉर फिश एंड फॉर स्पॉनिंग पर्पसेस, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो रिवर्स द्वारा लाया जाता है वो फिशेस के लिए वैल्यूएबल फूड का काम करता है और उसी को बेसिकली जो फिशेस वगैरह है वो स्पॉनिंग के लिए भी यूज करती है। स्पॉनिंग वगैरह का मतलब होता है टू ले डाउन देयर एग्स, ठीक है, वो अपने अंडे वगैरह देने के लिए उसका यूज करती है। रिवर सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, सीवरेज एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेज। रिवर का पानी जो है वो इसके लिए भी यूज होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि जो घरों में यूज करते हैं, सीवरेज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इन लंकाशायर द सॉफ्ट वाटर फ्रॉम द माइलस्टोन ग्रिट is used for washing, dyeing and bleaching textiles. Rivers form the political boundaries between many countries. बहुत सारे
देशों के बीच में नदियां जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज का काम भी करती हैं। द मेकोंग सेपरेट्स लाओस फ्रॉम थाईलैंड एंड द यालू फॉर्म्स द वेल डिफाइंड बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड द ईस्टर्न यूएसएसआर। ठीक है, तो ये सारे के सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमंस की डेली लाइफ में, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो चाहे वो सोशल लाइफ हो, किस तरीके से रिवर्स जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो पूरा का पूरा एक हॉलिस्टिक यहाँ पर आप लोगों को व्यू देखने को मिला है कि जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से भी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उसका हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, डैम्स वगैरह बना के हम लोग अनकंट्रोलेबल फ्लड को या अनकंट्रोलेबल फ्लो को चेक कर रहे हैं, उस एरिया से पानी लेके हम लोग इरीगेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्टाइल प्लेन वगैरह जो है उसके थ्रू, चूंकि फर्टाइल सिल्ट वगैरह आ रही है, तो फर्टाइल प्लेन में हम लोग जूट कंजम्पशन, जैसे जूट प्रोडक्शन इंडिया में होता है, या फिर नाइल में एग्जांपल दिया गया है आपका कॉटन ग्रो हो रही है, राइस ग्रो हो रहा है, इस तरीके की चीज़ है। फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, पानी को है जो वो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज यहाँ पर बन रही हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर, एक तरीके से कह सकते हैं कि व्हाट इज द रोल द रिवर्स आर प्लेइंग इन द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में, यानी कि कल के लेक्चर से हम लोग जो है अगला चैप्टर, दैट विल बी चैप्टर नंबर 6, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, और धीमे धीमे वहां पर सारे के सारे नोट्स और क्विजेस जो है वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।